अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी में बेसिकली हम ये स्टडी करते हैं कि पॉलिटिक्स किस तरह से इकॉनमी को इन्फ्लुएंस करती है और इकॉनमी किस तरह से पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। एक ये डेफिनेशन जहन में रख लीजिएगा और इसके तहत अब दुनिया में जितने भी मामलात हो रहे होंगे, चाहे वो करंट सिनेरियो में हो रहे हों या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आप कोई चीज़ स्टडी कर रहे हो, आप जब ये देखेंगे कि इकॉनमी पॉलिटिक्स से कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है और पॉलिटिक्स इकॉनमी से कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, इस डायमेंशन के अंदर जो जो कुछ भी आएगा वो सब का सब इस टॉपिक का हिस्सा होता है। इसकी वजह से प्रॉब्लमेटिक हो जाता है थोड़ा सा कैंडिडेट्स के लिए कि इसको किस डायमेंशन में लेकर जाया जाए और इसको कैसे स्टडी किया जाए, क्योंकि ये इतना वास्ट टॉपिक बन जाता है कि ये समझ में नहीं आता कि कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाकर और आपसे पूछ सकता है। लिहाजा आज इसकी जितनी भी इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है इंशाल्लाह मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। और जैसे हमारी कोशिश है कि इस क्रैश कोर्स में हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो उसमें इंशाल्लाह इसको कवर किया जाएगा। तो शुरू करते हैं जनाब इसके इंट्रोडक्शन से। इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले वो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम। यानी पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल लेवल पर या ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम हम जिसको कहते हैं वो काम किस तरीके से करता है, इसको किस वक्त बनाया गया था, कौन थे जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया था और अब जो इसकी वर्किंग है वो कैसे हो रही है। लिहाजा इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। दूसरे नंबर पे हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम को समझेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, कहाँ कहाँ पे अप्लाइड है, क्यों अप्लाइड है, किस वजह से वजूद में आ गई थी और इसका जो रिलेशन है इकॉनमी के साथ वो कैसे बनता है। क्या हर जगह पर डेमोक्रेसी ही जो है वो कामयाब सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप क्या है, अथॉरिटेरियनिज्म क्या है, मोनार्की क्या है, लीडरशिप क्या है, वगैरह वगैरह। तीसरे नंबर पे हम इंटरडिपेंडेंस को पढ़ेंगे कि एक दूसरे के साथ इकोनॉमी और पॉलिटिक्स किस तरह से इंटरडिपेंड करते हैं और ये कितने ज़रूरी हैं एक दूसरे के लिए। और 4 हम ये पढ़ेंगे कि जो ब्लैक मनी का कंसेप्ट है, यानी ब्लैक मनी वर्सेस वाइट मनी में हम ये स्टडी करेंगे कि ये जो ब्लैक मनी का कंसेप्ट है ये क्या है और इसको वाइट मनी से अलग कैसे किया जाता है और ब्लैक मनी का जो पूरे का पूरा एक निज़ाम है वो कैसे चल रहा है, उसको कौन लेके चल रहा है, कौन उसके बेनिफिशरीज है और किन को नुकसान है। तो आइए जनाब पहले हम देखते हैं इसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आप इसके बैकग्राउंड को समझें ये जहन नशीन कर लीजिएगा, बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारे जो दीगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट वगैरह या नोट्स अवेलेबल होते हैं उसमें बहुत पुरानी हिस्ट्री से बात शुरू की जाती है। इसको मत देखिएगा, आपने जो चलना है वो 1945 से ऑनवर्ड्स चलना है, क्योंकि आजकल पेपर में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं चाहे वो करंट अफेयर्स के हो या आईआर के हो, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर एक टॉपिक है, तो वो सब के सब 1945 से ऑनवर्ड्स ही चलते हैं। उससे पहले का जो है वो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में तो आता है, उतना हम स्टडी भी करेंगे, लेकिन जनरली उसके अलावा नहीं होता। तो जनाब सबसे पहली चीज़ है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक अरेंज की जाने वाली कॉन्फ्रेंस है जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि इसके बाद जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम होगा वो किस तरह से उसको रीशेप किया जाए और किस तरीके से उसको चलाया जाएगा। अब जब इतनी बड़े पैमाने पे डिवास्टेशन हो चुकी थी यूरोप में और इतनी बड़ी चेंजिंग जियोपॉलिटिकल चेंजेस जो हैं वो ओवरऑल पूरी दुनिया में आ चुकी थी, तो ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पे कैपिटलिस्ट जो है या जो कैपिटलिज्म है इसको बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से प्रमोट किया जा सकता था और वो किया भी गया। लिहाजा ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में 3 इदारों की बुनियाद रखी गई, जिनमें से एक IMF है, एक है जनाब IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, लेटर इसका नाम जो है वो चेंज करके वर्ल्ड बैंक रखा गया, और तीसरा जो है वो GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ। GATT जो है इसको फिर बाद में चेंज करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी और उसका नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रखा गया, जिसका काम यह था कि दुनिया के जो ट्रेड के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको सेट किया जा सके। अच्छा, अब जो IMF है यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो बुनियादी तौर पे काम है वो ये है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं उनको कंट्रोल किया जाए, लिहाजा उनको बैलेंस किया जाए। जो कंट्रीज़ पीछे रह जाते हैं इस दौड़ में उनकी हेल्प की जाए, उन्हें एड दी जाए या उनको कर्जे जारी किए जाए आसान किस्तों पे, जो बज़ाहिर तो आसान ही होती हैं, और उसके बाद उनको भी जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो एक सर्कल है उसका हिस्सा बनाया जा सके।
इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसलिए बनाया गया था कि जितने बड़े पैमाने पे तबाही हो चुकी थी उसको रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए मुल्कों को कर्जे दिए जाएं या एड वगैरह दी जाए और उनकी मदद की जाए दोबारा उसको रीएस्टेब्लिश होने में। बाद में जब ये वर्ल्ड बैंक बन गया तो फिर इन्होंने इसी काम को आगे फर्दर जारी रखा। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड की रेगुलराइजेशन के लिए थी, यानी इस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए जाए इंटरनेशनल लेवल पर कि जब दो कंट्रीज़ यानी बायलैटरल एग्रीमेंट करें या बहुत सारे कंट्रीज़ एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट करें तो उसको किस तरह से रेगुलराइज किया जाएगा। इस चीज़ के लिए ये 3 इदारे बनाए गए थे और इन 3 इदारों से रिलेटेड जो भी चीज़ आपसे पूछी जाती है या उसकी बेस या उसका बैकग्राउंड आप देना चाहेंगे वो सारे का सारा IPE का बैकग्राउंड कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आपने मद्देनज़र रखनी है वो है वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। यहाँ पर बाज़ जो स्कॉलर्स हैं उनका ये ख्याल है कि ये ठीक है, एक सिस्टम रेगुलराइज हो रहा था या इंटरनेशनल लेवल पर इकॉनमी को रेगुलराइज करने की बात की जा रही थी, लेकिन एक्चुअली ये हो रहा था कि हम लोग सारे वेस्टर्नाइज होते जा रहे थे। वेस्टर्न इकोनॉमी, वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम, वेस्टर्न कल्चर, इन तमाम चीज़ों को इम्पोज किया जा रहा था अननेचुरली, इस तरीके से कि कंट्रीज़ को जाहिर है कि ये मालूम नहीं था कि इसके पीछे जो है वो कोई इस तरह की मोटिवेशन हो सकती है जो बहुत बाद में आके सामने आई। कुछ उसका जिक्र भी बुक्स में किया गया, जैसे कैपिटलिज्म एक्लीज हील में जिक्र किया गया या फिर अनहोली ट्रिनिटी में जिक्र किया गया। इसमें बताया गया कि किस तरीके से ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे और इन्होंने जो नेगेटिव रोल प्ले किया वो क्या है। लिहाजा उसको भी आप जब भी मौका मिले स्टडी कर सकते हैं। तो वेस्टर्नाइजेशन यानी इकोनॉमिक सिस्टम जितना भी था, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, ये वेस्टर्नाइज होता गया, इन चीज़ों की वजह से वेस्टर्नाइज होता चला गया। और तीसरी चीज़ है जनाब ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी यानी सिंगल मार्केट का कंसेप्ट। एक सिंगल मार्केट का कंसेप्ट वजूद में आ गया। दुनिया तो ग्लोबलाइज हो ही रही थी ना। जब हम ग्लोबलाइजेशन को पढ़ते हैं तो हम उसमें ये पढ़ते हैं कि किस तरह से डाइवर्सिटी आ गई थी, किस तरह से कल्चर्स जो है वो एक दूसरे के अंदर मर्ज हो गए थे, जो आपके ट्रेडिशंस थे या ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो किस तरह से मॉडर्न अप्रोच के साथ चेंज हो गई थी। लेकिन इसके अलावा इकोनॉमी के हवाले से भी देखा जाए तो बड़ी तेज़ी से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी और इकोनॉमी जो है उसको ग्लोबलाइज किया जा रहा था। सिंगल मार्केट एक ग्लोबल लेवल पे बनाई जा रही थी। जब दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई तो उसके साथ साथ जो इकोनॉमी है वो भी ग्लोबली डील की जाने लगी। अगली हेडिंग में जनाब हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। इसमें मैं आपको 3 थियरीज जो है उनके बारे में बताऊंगा, जिनमें एक मर्केंटाइलिज्म है, एक इकोनॉमिक लिबरलिज्म है और एक जो होगी वो मार्क्सिज्म है। अच्छा, ये तीनों हम इन डिटेल यहाँ पे डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे कि मेरा इन तीनों पे अलग अलग लेक्चर आएगा। अब जैसे आपको मालूम है कि ज़्यादातर लेक्चर जो है वो 10 मिनट्स की ड्यूरेशन में डिवाइडेड होते हैं ताकि व्यूअर्स को देखने में आसानी हो। लिहाजा 10 मिनट्स की अलग वीडियो जो है वो इन पर बनाई जाएगी जिसमें तफसीली बात होगी। यहाँ पे उसका सिर्फ जो एक ग्लिम्स है जो इस टॉपिक की हद तक ज़रूरी है वो मैं बताता चलूँ। मर्केंटाइलिज्म जो है ये एक पुराना जो क्लासिकल इकोनॉमिक सिस्टम है वो आप कह सकते हैं कि मर्केंटाइलिज्म है। इस दौर में ये होता था कि स्टेट्स की जो पावर होती थी वो डिराइव की जाती थी उनके नेचुरल रिसोर्सेज से, यानी कौन सी स्टेट है जिसके पास जो है वो मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, एट्सेट्रा। इसी तरीके से एग्रीकल्चर है, उससे रिलेटेड कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। इवन लैंड से, टेरेन से बड़ा फ़र्क पड़ता था कि आपके पास ज़मीन किस किस्म की है, रॉक्स है, माउंटेन है, फर्टाइल लैंड है, रिवर या सी जो है वो आपके करीब है या नहीं है, ये तमाम चीज़ें। तो स्टेट इन चीज़ों को एक्वायर करने के लिए एक दूसरे के साथ जंग लड़ती थी। यानी जो स्टेट पावरफुल हो जाती थी वो क्या करती थी कि दूसरी स्टेट पर हमला करके, या तो अगर तो उनकी लैंड का कोई हिस्सा इंपॉर्टेंट है तो उसको ग्रैब कर लिया जाएगा, वरना आम तौर पे ये होता था कि सिर्फ रिसोर्सेज के लिए भी हमला कर दिया जाता था और उनको इस तरह से हासिल कर लिया जाता था। लिहाजा मर्केंटाइलिज्म जो है उनका कहना ये था कि जो पावर है, मॉनेटरी पावर या इंटरनेशनल तो नहीं, फाइनेंशियल पावर जो है वो स्टेट के पास होनी चाहिए ताकि स्टेट किसी भी टाइम एक तो अपने आप को डिफेंस के काबिल बना सके, कोई दूसरी जो स्टेट है वो आपके ऊपर अटैक ना करे, और एक ये हो कि अगर आप ही पावरफुल हो जाए ज़्यादा तो फिर आप किसी दूसरी स्टेट के साथ अटैक करने के, उसके साथ जंग लड़ने के काबिल हो सके। यानी स्टेट वाज द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज, फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ मनी एंड देन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर ऑन मोटिवेशंस फॉर द सेफगार्ड और डिफेंस ऑफ द स्टेट।